हाय स्टूडेंट, मैं बीना केडी कॉलेज की तरफ से आप लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो आज अपन बीए थर्ड ईयर सेकेंड ईयर क्लास बुक है शिक्षण एवं अधिगम पेपर थर्ड, उसमें अपन पढ़ेंगे। तो अपना जो टॉपिक है वो कल देख लिए थे, यानी कल तो अपन पढ़े थे शिक्षण के स्तर कि शिक्षण के कौन कौन से स्तर है। अपने 3 स्तर है शिक्षण के, वो है स्मृति स्तर, बोध स्तर और चिंतन स्तर। इन सब के बारे में अपन ने कल पढ़ लिया था या देख लिया था। जो भी है स्मृति स्तर में बच्चे की याददाश्त वो सक्रिय रूप से रहकर क्लास में बैठता है और अपने तथ्यों का जो ज्ञान है वो अर्जन करता है या प्रकाशित करता है। बोध में सिद्धांतों को प्रस्तावित करता है, सिद्धांतों को दिखाता है, सिद्धांतों की जानकारी लेता है। चिंतन स्तर में बोध और स्मृति और बोध इन दोनों को मिलाकर चिंतन स्तर में जो ज्ञान दिया जाता है, जो ज्ञान ग्रहण किया जाता है। और महत्वपूर्ण जो स्तर है वो है चिंतन स्तर। चिंतन स्तर में बच्चों का विकास काफी अधिक होता है, ठीक है ना। तो आज अपन और कल अपन पढ़े थे स्तर के साथ साथ शिक्षण की अवस्थाएं, जो मैंने कल बताई थी आपको। अवस्थाएं, क्रियाएं या चरण। इन अपन अवस्था भी बोल सकते हैं, क्रिया भी बोल सकते हैं या चरण भी बोल सकते हैं। तो शिक्षण की अवस्थाएं यानी जो शिक्षण, अगर जो शिक्षक है वो कक्षा से पहले क्या सोचता है, कक्षा में क्या सोचता है और कक्षा के बाद में, कक्षा होने के बाद में वो क्या डिसाइड करता है, उन सब के बारे में अपन आज पढ़ेंगे। वैसे तो मैंने कल आपको बता दिया था कि शिक्षण की कितनी अवस्थाएं हैं, 3। कौन कौन सी? शिक्षण के पूर्व की अवस्था, शिक्षण के अंत की यानी अंदर की अवस्था और शिक्षण के बाद की अवस्था, ठीक है ना। तो अपन आज पढ़ेंगे शिक्षण की अवस्थाएं। वो तो कल मैंने आपको बताई थी, आज अपन उसको विस्तार से पढ़ेंगे। तो शिक्षण की अवस्थाएं हैं वो कितनी है? 3 अवस्थाएं होती है शिक्षण की, ठीक है। तो 3 अवस्थाएं होती है। तो शिक्षण की पहली अवस्था है शिक्षण का पूर्व क्रिया चरण, यानी शिक्षण से पहले की शिक्षक विद्यार्थियों के सामने या कक्षा में आने से पहले की जो अवस्था है वो कौन सी? शिक्षण का पूर्व क्रिया चरण, यानी शिक्षक जो निर्धारित करता है, जो शिक्षण करवाता है, जो पढ़ाता है, जो ज्ञान देता है, उससे पूर्व के जो चरण होते हैं वो उससे पहले क्या क्या कर लेता है वो अपन देखते हैं। तो इसमें देखो, पहला है शिक्षण के उद्देश्यों का निर्धारण, यानी जो शिक्षक है वो विद्यार्थियों के सामने जाने से पहले क्या करता है? उद्देश्यों का निर्धारण करता है, यानी उद्देश्य को देखता है कि अपन को विद्यार्थियों को किस तरीके से पढ़ाना है, क्या टॉपिक पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, उनसे क्या पूछना है, क्या नहीं पूछना है, ये सब क्या करता है? उद्देश्यों का निर्धारण करता है। विद्यार्थियों के अंदर किस तरीके का परिवर्तन करना है और किस तरीके का परिवर्तन नहीं करना है। इसीलिए उनमें उनकी जो मानसिकता है वो कहाँ तक विकास, मानसिकता का कहाँ तक विकास हो चुका, ये सब शिक्षक क्या कर लेता है? उद्देश्यों का निर्धारण कर लेता है। उद्देश्य क्या होता है कि विद्यार्थियों के पहले पूर्ण की जानकारी और बाद की जानकारी ग्रहण करना। तो जो शिक्षण है, जो शिक्षक है वो शिक्षण के उद्देश्यों का निर्धारण करता है। किससे पहले? शिक्षण से पहले, यानी विद्यार्थियों के सामने से जाने से पहले। दूसरा है अपने ये पाठ्य वस्तु के संबंध में निर्णय लेना, यानी जो शिक्षक है वो कक्षा में जाने से पहले क्या करता है? पाठ्य वस्तु यानी जो सिलेबस होता है उसके संबंध में निर्णय ले लेता है कि उसको किस तरीके से विद्यार्थियों को पढ़ाना है, किस तरीके से उनसे क्वेश्चन पूछना है और किस तरीके से उनके ज्ञान को बाहर निकालना है। इन सब का निर्णय ले लेता है क्लास में जाने से पहले। तो देखो, पाठ्य वस्तु के संबंध में जब निर्णय लेता है शिक्षक, ठीक है ना, पाठ्य वस्तु के संबंध में जब निर्णय लेता है तो वो किन किन बातों से संबंधित निर्णय ले लेता है। तो देखो, शिक्षक द्वारा निम्न बातें हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों के लिए प्रस्तावित पाठ्यक्रम की क्या आवश्यकता है, यानी शिक्षक अपने माइंड में या अपने मन मस्तिष्क में ये सोचता है कि विद्यार्थियों के लिए कौन से पाठ्यक्रम की आवश्यकता है। जैसे मान लो मैं क्लास में जा रही हूँ
और मुझे पता लगता है कि बच्चे कहाँ तक है, तो मैं दूसरे पाठ्यक्रम की व्यवस्था करूँगी। जैसे छोटे क्लास में जाते हैं तो छोटी कक्षा में जाने से पहले जोड़ बाकी गुणा भाग आने से पहले अपन क्या सोचेंगे कि इसको गिनती आए या गिनती के बाद में इसको पहाड़े आए। तो इस तरीके से ही शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों के प्रस्तावित पाठ्यक्रम की आवश्यकता, भाई ये अगर अपन इस स्टेप तक पहुंचेंगे, इस चरण तक पहुंचेंगे, तो उससे पहले विद्यार्थियों को कौन से पाठ्यक्रम की आवश्यकता है, तो उसकी व्यवस्था कौन करवाता है, शिक्षक। ठीक है। दूसरा पॉइंट है अपना विद्यार्थियों का पूर्व व्यवहार क्या है, यानी क्लास में जब शिक्षक जाता है तो कहीं बच्चे उद्दंडी स्वभाव के होते हैं, कहीं शांत स्वभाव के होते हैं और कहीं मीडियम साइज स्वभाव के होते हैं। तो विद्यार्थियों के व्यवहार को जानना भी एक शिक्षक का ही उत्तरदायित्व है। ठीक है ना। तीसरा पॉइंट है अपना विद्यार्थियों के लिए किस स्तर की प्रेरणा प्रभावशाली हो सकती है, यानी जब कक्षा में शिक्षक जाता है तो विद्यार्थी अलग अलग व्यवहार के होते हैं, तो उनके साथ किस तरीके से मोटिवेट या प्रेरणा दे सकते हैं अपन, तो उसका भी चयन कौन करता है, शिक्षक ही करता है। ठीक है ना। चौथा है अपना पाठ्य वस्तु से संबंधित ज्ञान का मूल्यांकन शिक्षक कौन कौन सी वीडियो द्वारा करे, यानी जब सिलेबस होता है, जब एग्जाम लग जाता है, छोटी कक्षाओं के बारे में बोल रही हूं मैं, कि जब उनका मूल्यांकन किया जाता है तो उद्दंडी बालकों का किस तरीके से किया जाना चाहिए, शांत बालकों का किस तरीके से किया जाना चाहिए, और जो कक्षा में बैठे रहते हैं सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, जो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं, उनकी कौन कौन सी वीडियो द्वारा मूल्यांकन किया जाना चाहिए, ये सब सारे सब क्या करते हैं, शिक्षक ही कक्षा में जाने से पहले शिक्षण को प्रस्तावित करता है। ठीक है ना। देखो शिक्षण की पूर्व क्रिया में अपन ने 3 स्टेप पढ़े थे। पहला तो वो था, पहले जो वो थी, तो अब जो तीसरा था, तीसरी जो क्रिया चरण थी पूर्व क्रिया के, तीसरा जो स्टेप था वो था शिक्षण व्यूह रचना, यानी शिक्षण के समय शिक्षक को क्या क्या रचना करना चाहिए, यानी उससे पहले ही वो डिसाइड कर लेता है कि विद्यार्थियों के सामने अपने को कैसे प्रस्तुत होना है और किस तरीके से अपन को रहना है। देखो शिक्षण की विधियां और प्रविधियों को संचालित करना है उसका काम नहीं है, उसका और अनेक कोई काम है। देखो और क्या क्या काम है, शिक्षक द्वारा विधि तथा प्रविधि का कब व कैसे प्रयोग करना चाहिए, यानी जब टीचर आपके सामने आता है तो उसको ये पता रहता है या ये अनुमान लगा लेता है वो कि विद्यार्थियों के सामने जब अपन जाते हैं तो कौन सी विधि और कौन सी प्रविधि का उपयोग अपने को करना चाहिए, या कौन से समय पर इस विधि का उपयोग होगा या नहीं होगा। तो इसी तरीके से शिक्षण को करवाते समय या करवाने से पहले शिक्षक को इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। दूसरा है किस प्रकार के प्रश्न पूछने चाहिए, यानी जब शिक्षक इस कक्षा में आता है तो वो एक दिन पहले के, यानी जैसे मैंने कल आपको पढ़ाया तो मैं आज एंट्री करूंगी, तो मेरे अंदर यह है कि अपन चल के उनको क्वेश्चन पूछेंगे, तो मैं किस तरीके के क्वेश्चन पूछूंगी जो आपको पहले पढ़ा चुकी, यानी तो माइंड में यह आना चाहिए कि जब मैं आपको शिक्षण कराऊं, जब आपको मैं ज्ञान दूं, तो मुझे उसका पता रहना चाहिए कि विद्यार्थियों को सारे ज्ञान का पता है या नहीं है। तो किस प्रकार के प्रश्न पूछना चाहिए ये एक शिक्षक को पता होना चाहिए। तीसरा है कब व कहाँ चार्ट व मानचित्र का प्रयोग करना चाहिए। जैसे चार्ट है तो चार्ट का प्रयोग कब होगा, जब अपन कोई अंतर है, किसी की रूपरेखा तैयार कर रहे हैं, तभी अपन चार्ट का प्रयोग कर सकते हैं। मानचित्र किसी को दर्शाने के लिए ही मानचित्र का उपयोग कर सकते हैं, ये तो है नहीं कि एक सेंटेंस के लिए या एक पैराग्राफ के लिए ही मानचित्र लाएंगे। तो इसीलिए शिक्षक की क्या भूमिका है या शिक्षक की क्या जिम्मेदारी है कि चार्ट और मानचित्र का भी उपयोग एक समय और स्थान देखकर ही करना चाहिए। चौथा पॉइंट है कब और कैसे श्याम पट्ट का प्रयोग करना चाहिए।
तो इसमें भी शिक्षक यही है कि मैं आपको नकल तो करवा नहीं सकती भाई, लो आप उतारो उधर से और मैं यहाँ पे आपको पढ़ा रही हूँ। तो श्याम पट्ट का प्रयोग भी जैसे कुछ हार्ड शब्द है या कुछ कठिन शब्दार्थ है, उसी में मैं आपको लिख के श्याम पट्ट का उपयोग करवा सकती हूँ। इसी तरीके से शिक्षण व्यूह रचना में शिक्षक है वो इस रचना को प्रस्तावित इसीलिए करता है क्योंकि विद्यार्थियों के मूल्यांकन के लिए, उनके जांच के लिए, उनको क्वेश्चन पूछने के लिए या उनको प्रश्न पूछने के लिए, उनसे उत्तर जानने के लिए, इन सब के लिए ही शिक्षक व्यूह रचना को प्रस्तावित करता है। और अपना दूसरा है तो शिक्षण की अवस्था में अपन ने एक अवस्था कंप्लीट कर ली, यानी शिक्षण के पूर्व की अवस्था तो अपन ने कंप्लीट कर ली। अब शिक्षण के अंत की यानी शिक्षण के जो अंदर है, कक्षा के जो अंदर है, उसके अपन अवस्था है वो देखते हैं। तो देखो दूसरी सेकंड नंबर की जो अवस्था है, सेकंड नंबर का जो चरण है, सेकंड नंबर की जो क्रिया है वो है शिक्षण का अंतःक्रिया चरण। यानी शिक्षण के समय शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच में जब वार्तालाप होता है, जब उनको शिक्षा दी जाती है, जब उनको शिक्षण दिया जाता है, उस समय शिक्षक को क्या क्या या किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। शिक्षण का अंतःक्रिया चरण। तो देखो शिक्षक जब कक्षा में जाता है तो वो कक्षा में जाने के बाद में क्या देखता है, विद्यार्थियों के चेहरे देखता है, या विद्यार्थियों के चेहरे को देखकर ही वो अनुमान लगा लेता है कि ये बच्चा कौन से टाइप का है, या बच्चा समस्या उत्पन्न कर रहा है, या उसको उत्साहित करके क्वेश्चन पूछेगा, या पढ़ने में इंटरेस्ट लेगा या रुचि लेगा, जो भी है। तो देखो जब शिक्षक है जब कक्षा में एंट्री करता है तो देखो कक्षा के आकार की अनुभूति, यानी कक्षा के आकार की, जब शिक्षक कक्षा के अंदर एंट्री करता है, जब कक्षा के अंदर घुसता है तो वो सबसे पहले तो कक्षा के अंदर जाके कक्षा का वातावरण चेक करेगा, ठीक है ना। वातावरण की जांच करने के बाद में वो विद्यार्थियों के चेहरे देखेगा, और चेहरे देखने के बाद वो ये अनुमान लगा लेगा कि ये छात्र तो उसको उत्साहित कर सकता है और ये छात्र उसको हतोत्साहित कर सकता है, या आप ऐसे कह सकते हो कि ये छात्र पढ़ने में रुचि लेंगे और ये छात्र पढ़ने में रुचि नहीं लेंगे। इसीलिए जब शिक्षक कक्षा में जाते हैं और उनको ये अनुमान लग जाता है कि ये तो अपने को पाठ्यक्रम या पाठ्य वस्तु को समझने में सहायता प्रदान कर सकते हैं, ये विद्यार्थी तो, और ये विद्यार्थी इन सभी विषयों के अंदर अपने को समस्या उत्पन्न कर सकते हैं। तो कक्षा के आकार की अनुभूति, कक्षा के अंदर जाने के बाद ही शिक्षक को यह अनुमान लग जाता है कि विद्यार्थियों के मन में या मस्तिष्क में क्या चल रहा है, या इनकी मानसिकता किस स्तर तक है, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट है अधिगमकर्ताओं का निदान, यानी जब शिक्षक है वो क्लास के अंदर एंट्री करता है तो कक्षा के अंदर जब जाता है उसके बाद में उसको पता लग जाता है कि कक्षा के अंदर क्या चीज हो रही है और क्या चीज नहीं हो रही। तो उसके बाद में वो अधिगमकर्ता हो, यानी विषयों को जानने वालों का निदान करता है, उनको चुनता है, तो उन सबकी योग्यताओं का पता लगाता है। तो निम्न बिंदुओं द्वारा इनको बताया गया है। तो देखो अधिगमकर्ता की योग्यता है, यानी जब वो अंदर जाता है और वो अंदर जाने के बाद में ये पता लगाता है कि ये विद्यार्थी अपने को सहयोग कर सकते हैं और ये समस्या उत्पन्न कर सकते हैं, तो उन जो सही बस समस्या उत्पन्न करने वाले हैं उनसे तो कोई वो ही नहीं है, बस ये है भाई उनके क्वेश्चनों का आंसर दे दो और उनको शांत या उनको उत्साहित करो, अपने क्लास में शांति बनाए रखें और क्वेश्चन पूछे या फिर उनको उत्साहित करो कि वो रुचि ले पढ़ने में, ठीक है ना। तो जैसे अगर वो पहले से ही उत्साहित है तो अधिगमकर्ता है, यानी उनको समझने की योग्यताओं का पता लगाए कि उनके अंदर क्या क्या योग्यता है, वो कहाँ तक ज्ञान अर्जित कर चुके हैं और कहाँ तक नहीं करे, तो ज्ञान जहाँ तक अर्जित कर चुके हैं तो उनके बारे में उनसे क्वेश्चन पूछना चाहिए। अधिगमकर्ता की सूचियाँ तथा अभिवर्तियाँ, यानी जो उनकी सूचियाँ, जो उनके नाम है
उनकी सूची बनाए और उनके जो कार्य है उनके बारे में लिखे, ठीक है ना। अधिगमकर्ताओं की शैक्षिक पृष्ठभूमि, यानी जो अधिगम करता है, जो शिक्षक है, उनकी पृष्ठभूमि, उनके जो पढ़ाने की जो पृष्ठभूमि है, जो जांच है, वो किस तरीके की है। और शिक्षण का अंतिम चरण है वो है क्रिया तथा प्रतिक्रिया। क्रिया तथा प्रतिक्रिया किनके बीच में होता है, जब होती है क्रिया और प्रतिक्रिया शिक्षक और विद्यार्थी के बीच में होगी जब वो क्लास में है। भाई ये सब क्लास के अंदर की तो स्टेप है, क्लास के अंदर की तो तीनों चरण क्लास के अंदर की है। तो क्रिया और प्रतिक्रिया किन दोनों के बीच में होगी, शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच में। शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच में वो प्रश्न पूछेंगे, वो आंसर देंगे, या फिर वो प्रश्न पूछेंगे और शिक्षक आंसर देगा। तो इन क्रिया और प्रतिक्रिया दो के बीच में होती है, शिक्षक और विद्यार्थी के बीच में। और ये क्रिया और प्रतिक्रिया कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की। पहली है प्रारंभ और दूसरी है अनुक्रिया। तो प्रारंभ में जाते ही शिक्षक पूछे गए ज्ञान को वापस पूछता है और जब उनको नहीं आता तो बार बार अनुक्रिया करता है। देखो अंतःक्रिया विश्लेषण को चार्ट द्वारा प्रस्तावित किया गया है। इसमें अंतःक्रिया में देखो शाब्दिक अंतःक्रिया और अशाब्दिक अंतःक्रिया, यानी विद्यार्थियों को शाब्दिक अंतःक्रिया द्वारा और अशाब्दिक अंतःक्रियाओं द्वारा भी प्रस्तुत किया गया है। इसमें शिक्षक और विद्यार्थी दोनों होते हैं अंतःक्रिया में। पता है आपको कि अंतःक्रिया में दोनों होते हैं, शिक्षक और विद्यार्थी। शिक्षक तो उस ज्ञान को आरंभ करता है और विद्यार्थी प्रारंभ करता है। ये तो हो गई शाब्दिक अंतःक्रिया। और अशाब्दिक अंतःक्रिया में कुछ भी नहीं होता है। ये शाब्दिक अंतःक्रिया के साथ साथ ही अशाब्दिक अंतःक्रिया भी चलती रहती है। देखो इन सबको शाब्दिक और अशाब्दिक अंतःक्रियाओं को जानने के लिए ही हमने तीन बिंदुओं को समझाया। तीनों बिंदु है प्रेरकों का चयन, यानी जब विद्यार्थियों को अगर कुछ समझाना हो तो उसको प्रेरक के द्वारा ही समझाना चाहिए। अब प्रेरक कोई सा भी ले लो, चाहे प्रेरकों का चयन करके विद्यार्थियों के सामने रखना चाहिए ताकि विद्यार्थियों को काफी अच्छे तरीके से समझ में आए। दूसरा है प्रेरकों का प्रस्तुतिकरण। जब प्रेरक होता है तो प्रेरक को प्रस्तुत करने के बाद में विद्यार्थियों को ये कहा जाना चाहिए कि ये प्रस्तुत हो रखा है, वो किस तरीके से हो रखा है और क्यों हो रखा है। तो इससे क्या है, विद्यार्थी सक्रिय होकर प्रेरक के द्वारा ही समझेंगे। और ये प्रेरक शाब्दिक अंतःक्रिया भी हो सकती है और अशाब्दिक अंतःक्रिया भी हो सकती है। देखो तीसरा पॉइंट है पृष्ठ पोषण तथा पुनर्बलन। जब विद्यार्थियों द्वारा कोई कार्य किया गया हो तो उसे और भी अच्छा करने के लिए या और भी अच्छा करवाने के लिए शिक्षक को पृष्ठ पोषण यानी फीडबैक या पुनर्बलन यानी शाबाश, अच्छा, बहुत अच्छा, ये कह के उनको उत्साहित करना चाहिए। अब देखो पुनर्बलन दो प्रकार के होते हैं, ऋणात्मक पुनर्बलन और धनात्मक पुनर्बलन। ऋणात्मक पुनर्बलन में जैसे कोई विद्यार्थी से कोई गलती हो जाती है तो शिक्षक द्वारा उसको टोकना, रोकना, वो तो ऋणात्मक पुनर्बलन में आ गया। और धनात्मक पुनर्बलन के अंदर विद्यार्थियों को शाबाश उत्साहित करना, यानी विद्यार्थियों को अच्छा तो कर ही रहा है वो, और भी अच्छा करने के लिए कहना या उसको अग्रसर करना। तो पुनर्बलन भी कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, ऋणात्मक पुनर्बलन और धनात्मक पुनर्बलन।